नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका बुक्स वाले भैया पे। भारत आज़ाद हुआ 1947 में। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 एक वो डेट जिससे हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी वाकिफ़ है। लेकिन भारत को भारत बनाने में, आज जब हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं, भारत को बनाने में किसका योगदान रहा, कैसे बना भारत, कैसे पड़ी इस आज़ाद भारत की नींव, क्या फैसले लिए गए, इस सब जानने के लिए पढ़िए बुक इंडिया 1947 टू 57, द बर्थ ऑफ ए रिपब्लिक बाय चंद्रचूड़ घोष। चंद्रचूड़ घोष जी से हम सब वाकिफ़ हैं। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं और इस बार वो आए हैं इंडिया के पहले डेकेड पे आफ्टर इंडिपेंडेंस, और वो बताते हैं इस बुक के माध्यम से कि क्या क्या फैसले लिए गए इस पहले दशक में जिसने भारत की नींव रखी और भारत को बनाया, जैसा कि हम आज इसे देखते हैं। तो ये बुक दोस्तों कई चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसकी शुरुआत होती है जब भारत आज़ाद हो रहा था, यानी कि आज़ादी के कुछ वर्षों पहले की गाथा से वो शुरुआत करते हैं कि क्या क्या फैसले लिए जा रहे थे, कैसे भारत के नेता नेगोशिएट कर रहे थे ब्रिटिशर से, क्या उनकी डिस्कशंस, इंटरेक्शंस थी और कैसे कैसे छोटे से लेकर बड़े से बड़े फैसले भारत की आज़ादी को लेकर लिए गए। इसके बाद वो बताते हैं कई अहम फैसले, जैसे हाउ टू रिकास्ट सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज का गठन हुआ, जैसे हम आमतौर पर आईएएस सर्विसेज बोलते हैं, सिविल सर्विसेज, द आर्म्ड फोर्सेज, कैसे वो ढेर सारे फैसले लिए गए लीडरशिप के द्वारा। तो ये बुक आपको बताती है ग्रैनुलर डिटेल्स। आपको ऐसे लगेगा जैसे वास्तव में चंद्रचूड़ घोष जी की मैं इस बात पे तारीफ करूंगा, उन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा है। तो आपको लगेगा जैसे उन्होंने खुद वो ढेर सारी मीटिंग्स को अटेंड करा हो और उसके नोट्स बनाकर उन्होंने ये बुक लिखी हो। तो ये आपको ग्रैनुलर डिटेल्स बताती है कि कैसे क्या क्या नेताओं के बीच में मतभेद हुए, एग्रीमेंट्स हुए और उनके बेसिस पर कई फैसले लिए गए। तो एक तरह से वो ये भी आपको दिखाती है कि पॉलिटिकल डिसीजंस लेना, चाहे वो पॉलिटिकली सही हो या गलत हो, कभी भी एक आसान प्रोसेस नहीं रहा, क्योंकि हमेशा ही ये हुआ है कि यदि दो लीडर्स किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उनके फैसले आपस में, उनके डिसीजंस सेम नहीं रहते, उनके व्यू पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। तो इस बुक में कई चैप्टर, जैसा मैंने कहा, सबसे पहले आपको बताया जाता है कि एग्जैक्टली आज़ादी के आने तक क्या क्या फैसले लिए जा रहे थे, कैसे इंडिया नेगोशिएट कर रहा था ब्रिटिशर से। उसके अलावा अगर आप इस बुक में देखें, जैसा मैंने कहा कि कई चैप्टर्स हैं, उसके बाद है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जी हाँ, एक बहुत अहम मैं कहूँगा जो स्टेप है, जो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अपनाया गया था 26 जनवरी, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और यहाँ पे अगेन जैसा मैंने कहा ग्रैनुलर डिटेल्स है कि किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया, क्या क्या सोच कर लॉज बनाए गए। ऑल तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, बट ऑफ कोर्स चैलेंज था उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मोल्ड करना। और जी हाँ, कितनी सारी डिस्कशंस हुई उस पर, कैसे व्यू पॉइंट्स रखे गए और कैसे इवेंचुअली हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान तैयार हुआ। इसके बाद बात आती है, अब देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो जी हाँ, एक बहुत अहम जो भारत की आज़ादी के बाद का एक चैलेंज था जिसको सरदार पटेल ने बखूबी निभाया, वो था यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। क्योंकि बहुत सी रियासतें थी जिनके बारे में ये फैसले थे कि वो अलग भी रह सकते हैं भारत से, या पाकिस्तान में विलय हो सकता है, या वो इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। तो वो आपको पूरी चंद्रचूड़ जी बताते हैं कहानी कि कैसे कैसे अलग अलग रियासतों के लिए फैसले लिए गए, कैसे एक टास्क जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता होगा एक समय पर कि 500 से ज़्यादा रियासतों को आप एक देश में मिला रहे हो, क्या क्या फैसले लेने पड़ते हैं, कितने कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, उसके बारे में मेरा मानना ने बहुत ही डिटेल में समझाया। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज़ है, जैसे अक्सर हम यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया के लिए कहते हैं कि सरदार पटेल का निस्संदेह सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो लेकिन सरदार पटेल ने भी एग्जैक्टली क्या क्या किया, और एक अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर देखें तो एक बहुत बड़ा ये टास्क था, तो वो कैसे कंप्लीट हुआ। तो अध्ययन चंद्रचूड़ जी काफ़ी डिटेल में आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा पार्टीशन का क्वेश्चन, ऑफ कोर्स भारत को आज़ादी के साथ साथ एक पार्टीशन भी मिला जिससे हम सब वाकिफ़ हैं उस पीड़ा से। वन सेकेंड आपको उसके बारे में बताते हैं। इनके बाद एक चैप्टर ही कास्टिंग द सिविल सर्विसेज एंड द आर्म्ड फोर्सेज। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो मेरे को सबसे अच्छे चैप्टर्स लगे वो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, नेहरू सुप्रीमेसी, फॉरेन रिलेशंस एंड सीड्स ऑफ डिसरप्शन। तो नेहरू सुप्रीमेसी में एक बात जो मैंने नोटिस करी, वो दिखाते हैं कि कैसे पंडित नेहरू ने अपना होल्ड बनाया ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर बल्कि पूरे देश पर। तो कैसी उनकी पर्सनैलिटी रही, कैसे उन्होंने डील करा अलग अलग चैलेंजेस से, जो ना सिर्फ भारत के आज़ादी को लेकर, जबकि लेकिन जब भारत बन गया था
तो एक देश को चलाने के जो चैलेंजेस रहे। इंटरेस्टिंगली उन्होंने पंडित नेहरू के बारे में भी एक बहुत अनबायस्ड नैरेटिव लिखा है चंद्रचूड़ जी ने। वो ज़्यादा जजमेंटल नहीं हुए हैं कि नेहरू ने जो किया वो सही किया या गलत किया, वो आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ। तो एक उदाहरण जैसे आता है कि चाइना का जब क्वेश्चन आता है कि पंडित नेहरू को जैसे कि अगर हम इतिहास देखें तो उनको चाइना पर काफ़ी विश्वास था और वो चाइना और भारत की एक गहरी मित्रता का सपना देखते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जानते हैं कि ये सत्य नहीं था, ये सपना पूरा नहीं हुआ और चाइना और भारत के बीच युद्ध भी रहा। लेकिन इसके अलावा जहाँ उन्होंने मेरे विचार में एक ठीक वे में ये बात बताई है कि हाँ, ये शायद कहीं ना कहीं उनके समझने में ये भूल रही थी। तो ओवरऑल कैसे पंडित नेहरू ने चीज़ों पर अपना होल्ड रखा, और जैसा मैंने कहा ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर, कैसे वो एक भारतीय भी और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक नेता बने, तो उस पर उन्होंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। और मेरा मानना है कि ये चैप्टर अपने आप में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव बताता है, क्योंकि जब हम एक नेता को देखते हैं तो नेहरू जी के बारे में आमतौर पर बहुत एक्सट्रीम नैरेटिव्स मिलते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि वो सबसे अच्छे नेता थे आज तक का, बहुत लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उन्होंने बहुत गलत फैसले लिए। तो मैं ये कहूँगा कि उनकी बड़ी बातों से तो हम सब अवगत हैं ही, लेकिन जो ग्रैनुलर लेवल पे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे फैसले उनके, ये बुक चंद्रचूड़ जी की आपको उन चीज़ों से अवगत कराती है। तो पंडित नेहरू को मैं कहूँगा कि समझने का एक नया सा आपको दृष्टिकोण भी इस बुक में मिलता है। उसके अलावा फॉरेन रिलेशंस, जी हाँ, फॉरेन रिलेशंस ऑफ कोर्स किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगेन उन्होंने काफ़ी डिटेल्स में समझाया है, जैसे कि किस कंट्री में इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक मिशन भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, कौन फॉरेन सेक्रेटरी बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन कहाँ का एम्बेसडर बनेगा या नहीं बनेगा, वो सब बातें वो बताते हैं। और आपको कई बार ये पढ़ के कई बार ऐसा भी लगेगा कि जो बातें हम आज भी देखते हैं, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि पोस्टिंग्स में एक बायसेस इन्वॉल्व होते हैं, फेवरेटिज्म रहता है, इस तरह की बातें कि इस तरह की कई बातें आपको उस ज़माने में भी देखने को मिलती हैं। तो कई बार ये लगता है कि एक व्यक्ति को यदि किसी हाई पोस्ट के लिए रिकमेंड किया जाता है, क्या वो बेस्ट पर्सन था या नहीं था, या उसमें एक किसी का एक अपना पर्सनल बायस था, ये इस तरह की बातें। तो आपको कई सिमिलैरिटीज़ लगेंगी, ऐसी चीज़ें जो हम आज के ज़माने में भी देखते हैं, सुनते आए हैं, और कैसे आपको ये एहसास होगा कि पॉलिटिक्स और एक पार्टी चलाना और देश चलाने के ये चैलेंजेस शायद हमेशा सही रहे हैं। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं कहूँ मेरे पर्सनल व्यू है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लास्ट चैप्टर लगा, सीड्स ऑफ डिस्ट्रप्शन। तो जी हाँ, चंद्रचूड़ जी की मैं फिर से एक बार तारीफ करूंगा कि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे जो उस वक्त थे भारत में, सीड्स ऑफ डिस्ट्रप्शन चैप्टर का नाम है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही एडिक्वेट डिटेल में लिखा है। तो सबसे पहला कश्मीर का ही हम अगर प्रश्न देखते हैं तो क्या यूनाइटेड नेशंस के साथ प्लेबिसाइड करने की बात हुई थी, धारा 370 कहाँ से आई, किस बेसिस पे फैसला लिया गया कि कश्मीर पहले क्योंकि इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, कि क्यों 370 आया, कब यूनाइटेड नेशन के साथ प्लेबिसाइड की बात हुई, और पंडित नेहरू, पटेल ये सब फेवर में थे कि हाँ प्लेबिसाइड हम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जो यूनाइटेड नेशंस के हम वो कराएंगे, और क्यों प्लेबिसाइड नहीं हुआ। तो वो एक बहुत ही मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया। इसके अलावा सीड्स ऑफ डिस्ट्रप्शन पे उन्होंने और भी कई मुद्दे जो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने, नए नए स्टेट्स का बने, क्योंकि प्रोविंसेस जैसी 1947 में एग्जिस्ट करती थी, आज हम सब जानते हैं उस तरह से बहुत सी प्रोविंसेस नहीं हैं। तो तेलुगु लोगों के लिए स्टेट बना, हैदराबाद, मद्रास, मुंबई कहाँ जानी चाहिए थी, गुजरात में होनी चाहिए थी या महाराष्ट्र में होनी चाहिए थी, ऐसे बहुत से फैसले, और जो उस वक्त भी बहुत कंट्रोवर्शियल रहे आप कह सकते हैं, उनका इस बारे में विवरण है। उसके अलावा ट्राइबल सेटलमेंट और ऐसे तमाम बातें चंद्रचूड़ जी ने इस बुक में बहुत डिटेल में बताई हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कैसे रखी गई नींव आज़ाद भारत की, और जानना चाहते हैं एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से, ना कि एक प्रो कांग्रेस या प्रो जनसंघ वाले पर्सपेक्टिव से, ये बुक आपको बताती है थिंग्स हैपेंड एज दे आर। तो मैं कहूँगा यदि रुचि रखते हैं भारत के इतिहास में और अनबायस्ड में जानना चाहते हैं तो अब इस बुक को ज़रूर पढ़िए। और चंद्रचूड़ जी ने और भी कई बुक्स लिखी हैं, और मेरे पर्सनल व्यू में सारी ही बुक्स पढ़ने लायक हैं, बट बहरहाल अभी बात करेंगे इस बुक की, और जी हाँ, मैं इस बुक को डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।